नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार के पूरे 11 साल हो गए हैं। इस 11 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी देश भर के अंदर अलग अलग हिस्सों में चौपाल कार्यक्रम करेगी। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक अलग अलग इलाकों में जाएंगे, आम जनता को 11 साल की योजनाओं से अवगत कराएंगे, बताएंगे किस तरह से देश की सरकार ने पिछले 11 सालों में विकास की बयार बहा दी है। हालांकि आज इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार के 11 साल के काम गिनवाए। वहीं उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष लगातार सरकार से 11 साल का हिसाब मांग रहा है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि जो विपक्ष आज हमसे 11 साल का हिसाब मांग रहा है वो जनता के बीच जाए। अगर हम काम नहीं करते तो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनकर नहीं भेजती। वहीं अब संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत बीजेपी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज़िला, मंडल और पंचायत स्तर तक जाकर के लोगों से संवाद करेंगे। केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। हालांकि दिल्ली के शाहीन बाग में भी कल मुसलमानों के बीच एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मौजूद रहेंगे। बड़ी तादाद में यहां पर मुसलमानों को ये बताया जाएगा कि देश में इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया है। वहीं इसी कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड के ज़रिए 70 वर्ष से अधिक बुज़ुर्गों को कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। पार्टी की तरफ से अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत ज़िला और मंडल स्तर तक जाकर के लोगों को अपने कार्यक्रमों के बारे में, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो है काफी उठापटक जारी है। इसी कड़ी में हमने पहले बताए थे कि जो चिराग पासवान जो नारा दिए हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उन्होंने जो है बिहार के 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। इसी कड़ी में जो है जो प्रिंस राज पासवान है, जो समस्तीपुर के जो पूर्व सांसद है, उन्होंने जो है चिराग पासवान पर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जो है वो 243 सीटों पर जहां तक चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको तो चाहिए जो दलित समुदाय की जो बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर कुडनी में जो गैंगरेप हुआ और पीएमसीएच में जो है डॉक्टरों द्वारा जो है 5 घंटे तक उनको बेड मुहैया नहीं कराया गया, उन पर जो है उनको जो है ध्यान आकर्षित करना चाहिए था। कहते हैं कि हम दलित का नेता है, तो फिर बिहार के अंदर अगर दलितों पर अगर अत्याचार होता है तो फिर चिराग पासवान जी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अभी तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं और फिर वो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का भी वो दावा कर रहे हैं। बिहार की जनता भली भांति सब जान चुकी है कि चिराग पासवान जो है अगर दलित होते तो दलित समाज के बीच में रहते, वो असली दलित नहीं है, वो नकली दलित है। ये प्रिंस राज पासवान जो है कटाक्ष कर रहे हैं। बक्सर की धरती पर जब प्रिंस राज पासवान दलित चौपाल का जो है सम्मेलन कर रहे थे, उसी वक्त जो है चिराग पासवान पर उन्होंने कटाक्ष किए थे। आप देख रहे हैं अभी जो बिहार की जो राजनीतिक जो है काफी जो है उठापटक हो रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी जो है मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किए हैं और अभी जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। बिहार की जनता भली भांति सब जान चुकी है। अभी मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने जो है कहा कि हम जो है हमको भी जो है गाली देने आता है। और राहुल गांधी जब बिहार की धरती पर आए थे तो उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किए, बोले कि राहुल गांधी के बारे में मुझे भी जो है नाप शनाप करने आता है, हमें भी गाली देने आता है। इससे पहले आप देखे होंगे कि बिहार में जो सम्राट चौधरी है वो जो भी जो है गालीबाज बन गए हैं। वो भी जो है विपक्ष के ऊपर जो है बार बार जो है अपने गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कोई ऐसा श्रेष्ठ नेतृत्व नहीं है कि अपने नेता को जो है समझाए कि गाली देने से जो है बिहार नहीं चलेगा। बिहार में अगर विकास करना है तो रोजगार के पर बात करना है। बिहार में उद्योग नहीं लगा है, उद्योग पर बात करना है। बिहार में जो है प्रशासन के नियम के नीचे जो अफसरशाही बेलगाम हो गए हैं, इन पर बात करना है। बिहार में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करना है। जो दलित बेटी के साथ गैंगरेप होता है, पटना पहुंचते हैं, वहां पर बेड मुहैया नहीं कराए जाते, जिसके कारण जो है
वो दम तोड़ देती है। इन पर बात करना है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बार बार जो है कटाक्ष किए हैं, जो एनडीए का जो सरकार है उसमें जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये सुशासन बाबू का सरकार के नाम पर जो अभी बिहार चल रहा है, उन्होंने विपक्ष बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है सूतल सरकार है, ये कुशासन बाबू का सरकार है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। सिटी रिपोर्टर में बहुत अहम खबर है। खबर ये है कि अखिलेश यादव ने एक टीम बना दी है जो बूथ स्तर से लेके विधानसभा में और ज़िला स्तर पे जाकर लोगों को कन्वे करेंगे कि समाजवादी की उपलब्धियां क्या क्या हैं। समाजवादी की सरकार की उपलब्धियां पॉजिटिव वे में जो पूर्व की सरकार मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव ने संचालित की है, और अगर 2027 में बाकायदा अगर हमें फिर से विजय बनाया गया तो हम क्या क्या सरकार के लिए, सरकार के माध्यम से लोगों के लिए करेंगे, ये अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बताया है कि वो जाएं, लोगों को बताएं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि चुनाव आयोग निरंतर जो है वो बीजेपी की मदद कर रहा है। कई वोटर लिस्ट में जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उनको कट ऑफ किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव धूमिल होगा 2027 का। महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया जो राहुल गांधी निरंतर दे रहे हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्ट में फेरबदली की गई, उसमें धांधलियाँ की गई, जिसकी वजह से कांग्रेस, एनसीपी और जो है वो बाला साहब ठाकरे उनके पुत्र की पार्टी जो है सत्ता से दूर हो गई। अब देखने वाली बात है कि इस तरह से जो आरोप लगाया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर, वो कितना सही साबित होता है, क्योंकि डाटा कांग्रेस भी पेश कर रही है और अखिलेश यादव भी पेश कर रहे हैं। और ये कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने जो है बेईमानी नहीं की तो 2027 में अखिलेश यादव की सरकार समाजवादियों की सरकार बनेगी और एक एक करप्शन की फाइलें अखिलेश यादव खोलेंगे। जो भी करप्शन नज़र आएगा उसकी सज़ा भरपूर 2027 की सरकार बनने के बाद दी जाएगी। अब देखने वाली बात है कि कहाँ तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के बाद कितना कामयाब हो पाते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की जो राह है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा पैदा कर रहे हैं अखिलेश यादव, या रोड़ा नहीं पैदा कर पाते हैं 2027 के चुनाव में, या 2027 में जो तैयारियां शुरू अखिलेश यादव ने कर दी, क्या उसमें असफल हो जाएंगे अखिलेश यादव या सफलता उनको मिलेगी 2027 में? क्या अखिलेश यादव अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या उन्हीं की पत्नी सोनम रघुवंशी ने कराई है। यह मेघालय की डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर पहुंची थी। वहां पर एक काशी ढाबा है, वहां पहुंची थी और वहां उसके जो कर्मचारी थे उनसे फोन लेकर अपने परिजनों से संपर्क साधा था और उनको अपनी लोकेशन के बारे में बताया था। जिसके बाद सोनम के परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क साधा और उनको सारी घटना के बारे में बताया। जिसके बाद गाजीपुर पुलिस से इंदौर पुलिस ने संपर्क साधा और मौके पर जो गाजीपुर पुलिस को भेजा, जहां से गाजीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोनम रघुवंशी को बरामद किया। जिसके बाद उसको वन स्टॉप सेंटर लाया गया, जहां उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि इस पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें मेघालय पुलिस है उसने साफ तौर पे कहा है कि जो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे राजा रघुवंशी, उनकी हत्या के पीछे उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी है, उनका हाथ है और उन्होंने भाड़े के सूत्रों से राजा की हत्या कराई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है उसने, इंदौर पुलिस ने 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी किया है, जिसमें से 2 इंदौर के रहने वाले हैं जबकि एक यूपी के ललितपुर का रहने वाला है और एक आरोपी अभी इसमें फरार बताया जा रहा है, जिसके गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगी गई हैं। जिसमें इंदौर पुलिस का दावा है कि जो चौथा आरोपी है वह भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम का जो मामला है लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि इंदौर की जो परिवार था, इनकी शादी के बाद ये हनीमून बनाने के लिए मेघालय गए थे और जहां से ये लापता हो गए थे। 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में जिस ढाबे पर पहुंची थी, काशी ढाबे पर,
वहां से पुलिस ने इनको बरामद किया है, जिसके बाद से लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे निकल कर सामने आए हैं, जिसमें जो सोनम रघुवंशी हैं उनकी ही जहाँ पर वो काम करती थी वहीं का एक कर्मचारी है राज, जब से उसका नाम सामने आया है तो उसके बाद से जो राजा के परिवार वाले हैं उनका शक और गहरा हो गया है। उनका मानना है कि राजा की हत्या के पीछे सोनम का हाथ हो सकता है। अगर सोनम का हाथ है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं सोनम के पिता ने अपनी बेटी को हत्या के आरोप को से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने इंदौर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी बेटी को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से जो इंदौर पुलिस है वो दावा कर रही है, डीजीपी का साफ तौर पे कहना है कि जो हत्या है, राजा की जो हत्या हुई थी उसमें पत्नी सोनम का हाथ है और भाड़े के सूत्रों से राजा की हत्या कराई गई थी। अब जब चौथा आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाएगा तो और जो स्पष्ट हो पाएगा। गाजीपुर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी दुखद घटना सामने आई है, जहां पर गश्त में निकले एडिशनल एसपी आकाश राव जो है नक्सलियों के द्वारा आईडी लगाए गए थे उसके चपेट में आने से शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही कई जवान जो है इस आईडी के चपेट में आकर घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है सुकमा कोंटा का है, जहां पर एर्रा बेस के बाद जो है आईडी की चपेट में जो है हमारे जवान आए, जिसमें जो है एक जवान जो है शहीद हो गए। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जो है 10 जून को जो है पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। इसी दौर को लेकर के, शांति बहाल को लेकर के जो है आकाश राव अपनी टीम के साथ जो है गश्त कर रहे थे। इस बीच जो है नक्सलियों के द्वारा जो है क्षति पहुंचाने के लिए जो आईडी लगाई गई थी उसकी चपेट में आ गए और जैसे ही चपेट में आए वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इसके साथ ही और कई जो जवान हैं वो भी घायल हो गए। फिलहाल आकाश राव को जो है आनंद फानंद हॉस्पिटल ले गया, जहां पर उनकी जो है वो शहीद हो गए। वही इस पूरे घटना को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जो है शोक की लहर है। घर में उनके पूरे परिजनों का जो है रो रो के बुरा हाल है। पूरा छत्तीसगढ़ जो है शोक से डूब गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे शहीद जवान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है अंतिम सांस ले रहा है। अब कहीं ना कहीं नक्सल को जो है पूरी तरीके से हम समाप्त करेंगे आने वाले समय में, उन्होंने ये कहा। इसके साथ ही पूरे इस मसले को लेकर के जो है गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी जो है शहीद जो है आकाश राव को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि ये घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से फिर एक बार नक्सलियों ने जो है एक बड़े लंबे समय के बाद इतने बड़े जो है अफसर जो है शहीद हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरी घटना के बाद जो है अब क्या हमारे फोर्स के द्वारा नक्सलियों को क्या ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है और क्या जवाब दिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस तरीके की घटना के बाद थोड़ा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज, रायपुर। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की ओर से अब घरों के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर टैक्स देना होगा। लखनऊ में अब ये नियम आ चुका है, अगर आप कार के मालिक हैं और आपकी कार गली में या घर के बाहर खड़ी होती है तो आपको उसका टैक्स देना होगा, यानी कि उसका किराया देना होगा, या यूँ कह लें कि उसका पार्किंग चार्ज देना होगा। वो इसलिए चूँकि अगर अब आप कार के ओनर हैं और गाड़ी घर के बाहर खड़ी करते हैं और घर के बाहर की गली या रोड पर जाम लगता है या ऐसी व्यवस्था रहती है जहां से आम गाड़ियां नहीं निकल पाती, तो अब आपको आपकी गाड़ी की पार्किंग का पैसा देना होगा। लखनऊ नगर निगम ने इसको लेकर के पूरा खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही अब हाउस टैक्स के साथ इसको जोड़ करके देने की बात कही जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, लेकिन अब राजधानी लखनऊ में नवनियुक्त नगर आयुक्त ने इस बात को लेकर के पैनल बनाया है। पैनल के साथ साथ पूरा खाका तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि लोग अब अपने घरों के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, तमाम अपार्टमेंट्स में गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं, तमाम लोगों की अपनी ज़मीनों पर गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं और ऐसे में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं जहां
अन्य गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं होती या फिर जाम लग जाता है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्किंग नीति के तहत 17 शहरों में इसका खाका तैयार करने के लिए कहा था और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसका खाका तैयार किया जा रहा है। क्योंकि लोग टैक्स या पार्किंग शुल्क ना दें, इस वजह से इन सब चीज़ों से, प्रक्रियाओं से बचने के लिए जो हाउस टैक्स आता है साल में प्रति माह के अनुसार उसका टैक्स जोड़ लिया जाएगा और वो आम जनता को थमा दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के पार्षदों का विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की पार्किंग नीति के अंतर्गत है ये, इसलिए इसका होना लाजमी भी है और वाजिब भी है। चूँकि मेट्रो सिटीज़ के अंदर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और एक घर में तकरीबन औसतन 2 गाड़ियों को औसत किया जा रहा है, जिसको देखते हुए अब आने वाले समय में पार्किंग का शुल्क आम नागरिक को देना होगा। जो लोग पार्किंग का शुल्क, हालांकि राजधानी लखनऊ में पार्किंग के शुल्क को हाउस टैक्स के साथ ही जोड़ के देने की कवायद, खाका तैयार किया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी जब से ज़मीनी स्तर पर लागू होगा, लेकिन फ़िलहाल नगर निगम की पार्किंग नीति लोगों के गले उतरने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार। कानपुर में एक बार फिर अवैध रूप से हॉस्पिटल क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध क्लिनिक, अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की सभी जिलों को आदेश दिया। तो वहीं अगर बात की जाए तो कानपुर में धड़ल्ले से अवैध क्लिनिक, अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो कि आपको बता दें अंडरग्राउंड में बने हॉस्पिटल, जिनमें ओटी और हॉस्पिटल के ओटी भी बना रखे हैं और हॉस्पिटल में वहीं पे कार्य भी चल रहा है। ऐसे हॉस्पिटलों में कानपुर के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अवैध रूप से संचालित होती हैं क्लिनिक, जो कि प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, प्रैक्टिस करने के बाद यही अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। इन पे अभी तक किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि अगर कार्रवाई के नाम पे की जाती है तो सिर्फ खानापूर्ति, क्योंकि सूत्रों की माने तो इन्हें कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जो उनको कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर हैं, झोला छाप या हॉस्पिटल संचालित, इनको मोटी रकम थमा के इन पे किसी तरीके से कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही हॉस्पिटलों में आए दिन सामने हादसे आते हैं, मरीजों के साथ खिलवाड़ करते भी नजर आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो संचालित होते हैं वो बिना डिग्री के डॉक्टर बैठते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करके अपना कार्य चालू करते हैं। यही जो है मरीजों के साथ खिलवाड़ भी करना शुरू करते हैं। इनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक कानपुर प्रशासन ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पे, ऐसे हॉस्पिटलों पर क्यों कार्रवाई नहीं करता, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखने की बात यह भी है किस तरीके से अब अगर कार्रवाई होती है तो कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे हॉस्पिटलों पर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं और क्या जनता को, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और या प्राइवेट क्लिनिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में चला रहे हैं, मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी और कब होगी, सबसे बड़ा सवाल कानपुर का है। वीडियो लिस्ट अशोक काला के साथ सुनील कुमार, JK 24 न्यूज़, कानपुर। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को लेकर आंदोलन तेज हुआ है। बच्चू कडू बैठे आंदोलन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। बात करते हैं खास तौर से यहां महाराष्ट्र में किसान, दिव्यांग और जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर बच्चू कडू ने का जो अन्न त्याग आंदोलन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय किसानों की कर्ज माफी को लेकर जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। अमरावती जिले में किसानों के हक की लड़ाई अब तेज हो गई है। कर्ज पूर्व राज्य मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने 8 जून से संत तुकडोजी महाराज की समाधि के पास ये अन्न त्याग आंदोलन की शुरुआत की है। और ये जो है बच्चू कडू ने सरकार के सामने 17 प्रमुख मांगे रखी है, जिनमें प्रमुख है किसानों की कर्ज माफी, उनका 7/12 पूरा करना, दिव्यांगों को हर महीने
6,000 रुपये आर्थिक मदद देना और वहीं किसानों से जुड़ी कई और अहम मांगे शामिल है। अब बात करते हैं खासतौर से इस आंदोलन में उनके साथ करीब 20,000 समर्थक जो है वो भी इसमें मौजूद है, जो लगातार धरने पर बैठे हैं। अब जो है बच्चू कडू का कहना है कि सरकार ने ये जो चुनाव के वक्त प्रचार में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद खासतौर से किसानों की सूद लेने तक जरूरी नहीं समझा गया। अब बच्चू कडू के इस आंदोलन को अब और ताकत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आंदोलन जो है तेज हो चुका है। आंदोलन का दूसरा दिन है। अब दूसरे दिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी इसमें शामिल होने की घोषणा की है और वो इस आंदोलन में मंच पर पहुंच चुके हैं। अब ये आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशव्यापी बन चुका है, देशव्यापी रूप ले सकता है। और गौरतलब है कि 2 महीने पहले बच्चू कडू की पार्टी प्रहार जनशक्ति पार्टी ने महायुति के विधायकों के घर के सामने मशाल आंदोलन किया था। खासतौर से बात करें तो सरकार को चेतावनी भी दी थी, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस पर कोई खास तौर से कार्रवाई नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार बच्चू कडू के जो 17 मांगे हैं, 17 मांगों पर कितना गंभीरता से विचार करेंगी या फिर ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। वहीं बच्चू कडू पहले भी कई आंदोलनों में अपनी जुझारू छवि दिखा चुके हैं। एक आंदोलनकारी नेता माने जाते हैं। अमरावती जिले में एक अच्छा खासा वर्चस्व है, महाराष्ट्र में अच्छा खासा वर्चस्व है और वहीं दिव्यांग किसान उनके साथ है और ये जो है एक सरकार तक एक बड़ी चुनौती रखी है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जगत 24/7 न्यूज, मोजरी, अमरावती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और ज्योतिर्मठ में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन आईबेक्स का उद्घाटन भी किया। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद उनका यह पहला उत्तराखंड का दौरा था। यहाँ पे उन्होंने सीमा पर तैनात बलों का निरीक्षण किया और उनको सतर्कता और समर्पण की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है, इसलिए यहाँ पे तैनात सुरक्षा बलों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है और समर्पित ढंग से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने स्थानीय रेडियो स्टेशन 88.4 आईबेक्स का उद्घाटन किया और कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन आज के समाज के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो स्थानीय लोगों को आवाज़ देते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं और उसका समाधान तलाशने की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम भी मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं काफ़ी कठिन हैं और वहाँ पे जो सुरक्षा बल तैनात है उनको हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सीमा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील राज्य है और इसीलिए भारतीय थल सेना वहाँ पे बेहद सतर्कता और बेहद चुनौतीपूर्ण कठिन परिस्थितियों में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सेनाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और सभी तरह के बलों को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर चल रही यात्राओं की, क्योंकि अभी देखिएगा कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं पीक पर चल रही है। क्योंकि अभी तक देखा जाए जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं आसमान छूता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए कि जो
कहा जाए कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन वहीं जल्दी ही कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने डबल चुनौती होने वाली है। एक और चारधाम यात्रा चल रही है और दूसरी ओर कावड़ यात्रा को भी संपन्न कराना है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अभी से ही तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि देखिएगा कि आज जो एसएसपी हैं हरिद्वार के परमेंद्र डोभाल, उन्होंने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के साथ साथ जिस तरीके से जो कावड़ यात्रा है वो भी चलनी है, उसको लेकर पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाएं। और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो प्रशासन है उसके सामने कहीं ना कहीं डबल चुनौती जरूर है, क्योंकि एक और चारधाम यात्रा में आने वाली जो भीड़ है उसको भी संभालना है और दूसरी ओर जो कावड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी संभालना है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन के सामने डबल चुनौती है, लेकिन इन चुनौतियों को पार करते हुए कहीं ना कहीं दोनों ही यात्राओं को संपन्न करना है। इसको लेकर तमाम जगह की जो तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब भी कावड़ यात्रा चलती है या फिर चारधाम यात्रा चलती है तो सड़कों पर जाम का जाम कहीं ना कहीं जनता को झेलना पड़ता है और जनता के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो जाम का जाम श्रद्धालुओं को ना झेलना पड़े, जनता को ना झेलना पड़े, उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां करने के निर्देश आज एसएसपी हरिद्वार ने दिए हैं। और उसके साथ ही तमाम जगहों की जो पार्किंग है उनका निरीक्षण भी कहीं ना कहीं एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने किया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो पार्किंग व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, यानी पार्किंग की संख्या है उसको बढ़ाया जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत चारधाम यात्रा में और उसके साथ ही कावड़ यात्रा में ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा में भी दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं कावड़ यात्रा में हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर अपने गांव या शहरों को जाते हैं और वहां पर जाकर वो कहीं ना कहीं भोले का अभिषेक करते हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां करने के निर्देश आज एसएसपी के द्वारा दिए गए हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़, देहरादून। उत्तर भारत में इस समय धूप की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में इस समय प्रचंड गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो वेस्ट राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हीट को लेकर जो है वो रेड अलर्ट जारी किया है। हीट वेव चल सकती है यहाँ पर और कल जो राजस्थान का ये जो इलाका है वेस्ट राजस्थान, यहाँ पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी भीषण गर्मी इस समय उत्तर भारत में लोगों को महसूस हो रही है। और सिर्फ हम वेस्ट राजस्थान की बात नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप यहाँ पर जो ईस्ट राजस्थान है यानी सेंट्रल राजस्थान की इस तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और ये सिर्फ जो स्थिति है वो सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है, बल्कि आप पंजाब आएंगे, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने 13 तारीख तक हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी जो मौसम है वो लगातार लोगों को परेशान करता रहेगा और जो अधिकतम तापमान है इन इलाकों में भी वो तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। और ये सिर्फ जो गर्मी है वो सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ पर पहाड़ों पर आएंगे तो जम्मू कश्मीर में भी हीट को लेकर जो है हीट वेव को लेकर बल्कि आप ये कहेंगे तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है अगले 2 दिन तक। तो यानी जो गर्मी, प्रचंड गर्मी है वो ना केवल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लोगों को परेशान कर रही है, बल्कि अब उसका असर पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। और यही जो सिलसिला है वो 13 तारीख तक जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट हीट वेव को लेकर जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए सक्रिय तो हो रहा है, जो 13 तारीख के बाद जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आसपास आएगा, लेकिन उसका असर कितना ज़्यादा होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि 13 तारीख के बाद से जो ये आसपास के मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो है वो मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। जो अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा है उसमें जो है वो गिरावट हो सकती है, लेकिन वो कितनी गिरावट होगी ये कहना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुल मिला के 13 तारीख तक यानी 13 जून तक
तक उत्तर भारत के लोगों को ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना करने पड़ेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर दिन के समय आप लोगों को काम ना हो तो बाहर मत निकलिए, और अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप अपना सर ढक के निकलिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, खूब पानी पीजिए, क्योंकि सुरक्षा हमारे हाथ में ही है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर के कारोबारी ट्रांसपोर्टर कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने कहीं ना कहीं सनसनी फैला दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 23 मई को ये दंपति हनीमून मनाने मेघालय के शिलांग गए थे, वहां से अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद 2 जून को कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी, और उसके बाद से मेघालय पुलिस की जांच पड़ताल तेज हो गई थी। आज जिस तरह से सोनम रघुवंशी जो मृतक राजा रघुवंशी हैं, उसकी पत्नी कहीं ना कहीं अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के ढाबे पर बेसुध मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ मेघालय पुलिस यानी शिलांग पुलिस से संपर्क किया। ये भी कहा जा रहा है कि मेघालय पुलिस बहुत जल्द ही सोनम रघुवंशी को अपने कस्टडी में लेगी और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मेघालय पुलिस चाहेगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे दंपति हाई प्रोफाइल हत्याकांड की असल वजह क्या है। जब मेघालय पुलिस हिरासत में लेकर सोनम रघुवंशी से पूछताछ करेगी तो उसमें तमाम ऐसी नई चीज़ें हैं जिसका खुलासा होगा। हालांकि मेघालय पुलिस को ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले हैं इससे साबित हो जाता है कि इसकी हत्या की जो मुख्य साजिशकर्ता है वो कोई और नहीं सोनम रघुवंशी है। देखने वाली बात यह होगी कि अब बहुत जल्द ही मेघालय पुलिस पहुंचकर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पुलिस से संपर्क कर सोनम रघुवंशी को अपने हिरासत में लेगी और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वो खुद लेगी। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK24/7 लखनऊ।